नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडिया ने न्यूक्लियर डिटरेंट कैपेबिलिटी में एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसने K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का पहला ऑपरेशनल ट्रायल सक्सेसफुली किया। यह ट्रायल दिखाता है कि इंडिया की अंडर वाटर स्ट्रेटेजिक फोर्स अब और ज्यादा एडवांस हो रही है। K4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है, जो पुरानी K15 मिसाइल से काफी ज्यादा है। पहले K4 के टेस्ट सबमर्ज प्लेटफॉर्म से किए गए थे, लेकिन इस बार आईएनएस अरिहंत से फुल रेंज टेस्ट हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में भी आईएनएस अरिहंत से K15 और K4 मिसाइल का ट्रायल हुआ था, पर अब यह पहला फुल स्केल ऑपरेशनल ट्रायल है। यह कंफर्म करता है कि अरिहंत अब शॉर्ट और लॉन्ग रेंज SLBM दोनों को डिप्लॉय करने के लिए तैयार है। K4 का ये सक्सेसफुल टेस्ट दिखाता है कि इंडिया अपने SSBN फ्लीट को पावरफुल बना रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइल से सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। फ्यूचर में K5 मिसाइल भी डेवलप हो रही है, जिसका रेंज 5000 प्लस किलोमीटर होगा। यह आईएनएस अरिहंत और आने वाली S5 क्लास सबमरीन के लिए गेम चेंजर बनेगी। इस डेवलपमेंट का मतलब है कि इंडिया अपने 9 फर्स्ट यूज डेक्टोराइन पर टिकते हुए एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर डिटेरेंट बना रहा है। ये सबमरीन और मिसाइल सिस्टम भारत की रक्षा और स्ट्रेटेजिक एज को काफी बढ़ाने वाली है। अब इंडिया की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और ज्यादा इफिशिएंट और फ्लेक्सिबल हो रही है, जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। इंडियन आर्मी अपने BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के लिए 200 नए और अपग्रेडेड कॉन्कर्स मिसाइल कॉम्प्लेक्सेस अक्वायर करने वाला है। यह स्टेप इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स का हिस्सा है, जिसका मेन एम अपनी आर्मर्ड कैपेबिलिटी को अपग्रेड करना है ताकि वह नए बैटलफील्ड सिनारियो में इफेक्टिव रहे। कॉन्कर्स एम, जो कि एक सेकेंड जनरेशन सेमी ऑटोमेटिक वायर गाइडेड ATGM है, अपने रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है। यह मिसाइल मॉडर्न टैंक्स और रिएक्टिव आर्मर को भी टारगेट कर सकता है, जो इसे एक काफी रिलायबल वेपन बनाता है। इंडियन आर्मी ने इस मिसाइल को अपने आर्सेनल में शामिल करके अपने कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस पर अपना भरोसा दिखाया है। BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, जो आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट का एक की एसेट्स है, ट्रूप ट्रांसपोर्ट के साथ साथ डायरेक्ट फायर सपोर्ट भी दे सकता है। कॉन्कर्स एम को इसमें इंटीग्रेट करने से BMP-2 की कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, खासकर हैवी आर्मर थ्रेट्स को 4 किलोमीटर तक न्यूट्रलाइज करने में। यह मिसाइल सिस्टम नए गाइडेंस और पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी के साथ आता है, जो कि ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स में एक्यूरेसी और लिथेलिटी को इनहेंस करता है। अपग्रेडेड कॉन्कर्स एम सिस्टम के अंदर काफी एडवांसमेंट है। सबसे पहले इसका आर्मर पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी काफी इंप्रूव हो गई है, जो मॉडर्न आर्मर और एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर को भी डिफीट कर सकता है। दूसरा, इस मिसाइल की रेंज अब 4 किलोमीटर तक बढ़ गई है, जिससे सोल्जर को स्टैंड ऑफ एडवांटेज मिलता है। इसका एडवांस सेमी ऑटोमेटिक कमांड टू लाइन ऑफ साइट गाइडेंस सिस्टम भी एक्यूरेसी को बढ़ाता है, जबकि ऑपरेटर को एक्सपोजर कम मिलता है। यह सिस्टम व्हीकल माउंटेड और डिसमाउंटेड ऑपरेशन दोनों में भी यूज किया जा सकता है, जो इसकी अडेप्टेबिलिटी को और इनहेंस करता है। यह सब अपग्रेड इंडियन आर्मी को नए और कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स के लिए तैयार करता है। यूरोपियन कंसोर्टियम, जो मेटियोर मिसाइल बना रहा है, वो इंडिया के इंडिजिनस और रशियन ओरिजिन फाइटर जेट जैसे सुपर सुखोई 30 मार्क आई, तेजस MK-1A और तेजस MK-2 पर मेटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी तक सिर्फ राफेल जेट में ही ये मिसाइल इंस्टॉल्ड है। इंडियन एयरफोर्स चाहते थे कि ये मिसाइल बाकी इंडियन और रशियन जेट पे भी लगे, लेकिन यूरोपियन कंसोर्टियम ने डिसाइड किया है कि ये मिसाइल सिर्फ अपने यूरोपियन जेट जैसे ग्रिपन E और यूरोपियन फाइटर टाइफून के लिए रखेंगे। इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि यूरोपियन कंसोर्टियम अपने फाइटर जेट को इंडिया के MRFA टेंडर में कंपटीशन में एक एज देना चाहता है। मेटियोर मिसाइल की जो खासियत है वो इसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी है, मतलब ये मिसाइल दूर से टारगेट को लॉक करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसका रेंज और स्पीड भी काफी अच्छा है, जो किसी भी एयर कॉम्बैट को मेजरली चेंज कर सकता है। अगर ये मिसाइल सिर्फ यूरोपियन जेट तक लिमिटेड रही तो इंडियन एयरफोर्स को अपने इंडिजिनस जेट को अपग्रेड करते वक्त अपने मिसाइल सिस्टम पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। डियाडो का अस्त्रा MK-3 मिसाइल, जो अभी डेवलपमेंट में है, वो भी मेटियोर मिसाइल जैसा रेमजेट प्रोपल्सन सिस्टम यूज करेगा, जिससे उसकी रेंज और इंगेजमेंट कैपेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अस्त्रा MK-3 अभी डेवलप हो रहा है और ऑपरेशनल होने में टाइम लगेगा, इसलिए यूरोपियन कंसोर्टियम का ये स्टैंड इंडिया को अपने इंडिजिनस प्रोग्राम को तेजी से डेवलप करने पर मजबूर कर सकता है। इसका इफेक्ट MRFA टेंडर पर भी होगा।
जहां यूरोफाइटर टाइफून और ग्रिपन ई को मेटियोर मिसाइल का एक्सप्लोजिव एडवांटेज मिल सकता है। जहां यूरोफाइटर टाइफून और ग्रिपन ई को मेटियोर मिसाइल का एक्सक्लूसिव एडवांटेज मिल सकता है। रशिया ने अपना नेक्स्ट जनरेशन इंजन लॉन्च किया है जो सुखोई 30 और सुखोई 35 फाइटर जेट के लिए AL-31 और AL-41 इंजन को रिप्लेस करेगा। ये इंजन इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 मार्क आई फ्लीट के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और HAL अपने फाइटर्स को अपग्रेड करने के ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है। नए इंजन में वाइड कॉर्ड फैन ब्लेड्स दिए गए हैं जो इंजन को हल्का और ज्यादा मजबूत बनाता है। इसका एरोडायनेमिक डिजाइन परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है, खासकर हाई स्ट्रेस फ्लाइट कंडीशन में। यह इंजन दुनिया के टॉप स्टैंडर्ड को एक्सीड करता है, जो टेस्टिंग के दौरान साबित हो चुका है। इंजन का प्रोडक्शन काफी एडवांस स्टेज में है और मास प्रोडक्शन की तैयारी हो रही है। यह इंजन AL-31 और AL-41 दोनों टाइप्स के एयरक्राफ्ट के लिए कंपेटिबल है, इसलिए ग्लोबल ऑपरेटर्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इंडिया के पास दुनिया का एक बड़ा सुखोई 30 मार्क आई फ्लीट है और ये अपग्रेड इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट कैपेबिलिटी को मॉडर्नाइज करने में हेल्प कर सकती है। इस इंजन के इंटीग्रेशन से इंडियन एयरफोर्स को अपने फ्लीट की सर्विस लाइफ एक्सटेंड करने का मौका मिलेगा और उनके कॉम्बैट परफॉर्मेंस में भी सुधार होगा। इस इंजन की खास बात यह है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी को काफी इम्प्रूव किया गया है। यह इंजन 6000 फ्लाइट आवर तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पुराने मॉडल के मुकाबले काफी ज्यादा है। इससे मेंटेनेंस साइकिल भी कम होगा और ऑपरेशनल कॉस्ट भी लो होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस इंजन को मौजूदा एयरक्राफ्ट में बिना किसी मेजर मॉडिफिकेशन के लगा सकते हैं। जोरावर लाइट टैंक, जो DRDO और L&T के कोलैबोरेशन से बनाया गया है, अब लद्दाख में नोमा फील्ड फायरिंग रेंज पर 1 मंथ लॉन्ग ट्रायल्स के लिए पहुंच गया है। ये ट्रायल्स मिड नवंबर में शुरू हुआ था और दिसंबर 2024 तक चलेगा। जोरावर टैंक को खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे लद्दाख के टफ टेरेन के लिए डिजाइन किया गया है। ये टैंक इंडियन आर्मी के लिए एक जरूरी एडिशन हो सकता है, खासकर उन एरिया में जहां ट्रेडिशनल मैन बैटल टैंक की मोबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। जोरावर लाइट टैंक के इंटरनल और फायरिंग ट्रायल्स अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। ये टेस्ट L&T और DRDO ने मिलकर किए थे, जिसमें टैंक की फायर पावर, मोबिलिटी और सर्वाइबिलिटी को टेस्ट किया गया। अब ये टैंक इंडियन आर्मी के अंडर यूजर ट्रायल्स फेज में है, जहां आर्मी इसे रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल कंडीशन में असेस करेगी। ये ट्रायल्स टैंक की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस टैंक का डिजाइन कॉम्पैक्ट है, जो उसे डिफिकल्ट टेरेन पे क्विकली डिप्लॉय करने में हेल्प करता है। जोरावर का लाइट वेट हाई एल्टीट्यूड रीजन में यूज करने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वेदर कंडीशन और टेरेन ट्रेडिशनल टैंक के लिए काफी चैलेंजेज होते हैं। जोरावर अपने एडवांस फायर पावर और इनहेंस मोबिलिटी के साथ आर्मी के लिए एक पावरफुल प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होती है तो इंडियन आर्मी जोरावर को 2027 तक लिमिटेड प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर सकती है और इनिशियल ऑर्डर 59 यूनिट्स का हो सकता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।